नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। और हम मुद्दे की बात प्रोग्राम में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बिल्किस बानो केस के मामले में, जिसमें अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो NV रमन्ना जी हैं, उनके द्वारा इस कोर्ट में कहा गया है या इस केस में कहा गया है कि देखते हैं, याचिका आई है 11 दोषी जो पाए गए हैं, उन दोषियों की जो रिहाई हुई है उस रिहाई को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची है और ये अपील करी गई है CJI से कि इसको जो है थोड़ा जल्दी से देखा जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि वी विल लुक इनटू इट, राइट। तो यहाँ पर ये मुद्दा क्यों है, अब क्योंकि इन 11 लोगों को रिहा कर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों ये मामला दोबारा से गया है, और ये अभी हाल ही के दिनों में ये केस फिर से चर्चा में क्यों है, उसका रीज़न ये है कि 15 अगस्त को इस मामले में 11 लोग जो दोषी पाए गए थे, उन दोषियों को सजा दी गई थी आजीवन कारावास की, आजीवन कारावास की। तो ये आजीवन कारावास की सजा जो है उसको जो है कम किया गया है, रिमीट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो किस आधार पर किया गया है, किस अधिकार से किया गया है, और इसी चीज को चैलेंज यहां पर किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा कहा गया है कि विल लुक इनटू इट। इसमें हम देखेंगे मामला क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। वास्तविक रूप में केस जो है वो 2002 का है। तो 2002 का केस अब ये 2022 में, 2002 का केस अब ये फिर से 2022 में चर्चा में है। हालांकि इसके बीच में 2008 में भी चर्चा में रहा था, जिस समय इन लोगों को, इन 11 लोगों को सजा सुनाई गई थी कोर्ट की तरफ से। तो चलिए पूरे मामले को समझने का प्रयास करते हैं। बाय द वे, इस कह सकते हैं कि पूरे आज के सेशन के माध्यम से हम पूरे बिल्किस बानो केस को भी समझने का प्रयास करेंगे। न सिर्फ बिल्किस बानो केस, बल्कि ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि राज्यपाल के पास में इस तरीके की कैसी शक्तियां हैं, या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किस प्रकार के हैं, राष्ट्रपति के पास में इस प्रकार की अगर शक्तियां हैं तो कैसे हैं, और फिर ये जो छूट देने का अधिकार है राष्ट्रपति और राज्यपाल के इतर राज्य सरकारों को कैसे मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था या नहीं किया था, और जब राज्य सरकारों ने इस पर रिहाई करी है, राज्य सरकार ने जब इस पर रिहाई की है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के दिए गए सुझावों को माना है या नजरअंदाज किया है, इन सब चीजों पर भी चर्चा रहेगी। यानी कि हम यहाँ पर थोड़ा सा CRPC, IPC, इन सब चीजों के पॉइंट्स जो यहाँ आएंगे इससे रिलेटेड, उस पर चर्चा करेंगे, और इससे संबंधित जो संविधान में अनुच्छेद हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, और बाकी सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या मामला है। मामला यह है कि गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को 2002 के बिल्किस बानो केस, हत्या और सामूहिक बलात्कार के मामले में 11 दोषियों को अपनी छूट और समय से पहले रिहाई नीति के तहत रिहा कर दिया है। तो ये नीति क्या है, इसको हम सेशन के अंत में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये नीति क्या है इसको हम सेशन के अंत में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये पता चल गया कि गुजरात सरकार ने क्या किया। 15 अगस्त 2022 को, 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया है उन 11 लोगों को जो बिल्किस बानो केस में कॉन्विक्ट थे, दोषी थे, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है, एक एक करके सारा पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। अब ये जो रिहाई हुई है, ये जो रिहाई हुई है, इस रिहाई के अगेंस्ट में, इसके खिलाफ में, कि भाई ये रिहाई क्यों हुई है जबकि उनको सजा दी गई थी आजीवन कारावास की, तो समय से पहले प्रीमेच्योर जो है रिमिशन क्यों दिया गया है, और ये नहीं दिया जाना चाहिए था, ये अनुचित है, ऐसे अपराधियों को इस तरीके के रिमिशंस नहीं दिए जाने चाहिए। इसलिए CJI ने इस पर कहा है कि ठीक है, मैं इस मामले को देखता हूं। अब वो इस मामले को देखेंगे या नहीं देखेंगे ये अभी उन पर डिपेंड है, और देखेंगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा इसके ऊपर जब डिसीजन आएगा तो हम फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक क्या है पूरी टाइमलाइन, उसको समझने का प्रयास करेंगे, यानी ये समझने का प्रयास करेंगे कि बिल्किस बानो केस जो है वो क्या है। बिल्किस बानो केस शुरू होता है 2002 से। अब 2002 में ही आपको एक बहुत ही विशेष कांड याद रखना है, जो कि गोधरा कांड के नाम से जाना जाता है, और ये गोधरा कांड 27 फरवरी 2022 को हुआ, 2002 को हुआ था। ठीक है, 27 फरवरी 2002 को ये गोधरा कांड हुआ था। आपको मालूम है कि गोधरा का जो ट्रेन कांड था वो, उसके बाद से लेकर के गुजरात में भयानक दंगे होने शुरू हुए। तत्काल से दंगे जो है गुजरात में बहुत तेजी से फैलने शुरू हुए।
और ये सांप्रदायिक दंगे का रूप ले बैठा। ये जो दंगा है ये सांप्रदायिक दंगे का रूप भी ले बैठा। अब जब सांप्रदायिक दंगे का रूप ले बैठा तो उसमें अगर हम देखें कि जो पूरा का पूरा वहाँ के जो लोग हैं अदर कम्युनिटीज के, तो जिनको जिनको वहां पर लग रहा था कि हमारा रहना वहां संकट में है, वो वहां से जगह छोड़ करके किसी सेफ जगह पर, सुरक्षित जगह पर भागने लगे। तो इसी में से बिलकिस का जो परिवार है वो भी जो है अपनी सुरक्षा के लिए वहां से भागा। इससे पहले यहां पर एक पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो मामला है, आगे चलेंगे, स्टोरी शुरू कर की है मैंने, उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं कि ये जो रिहाई है, इस रिहाई के लिए गुजरात सरकार जो है, गुजरात सरकार जो है, उस गुजरात सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी क्यों बनाई थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये जो है गुजरात सरकार मामले को देखे, किस नीति के तहत? मैच्योरिटी से पहले रिहाई की नीति की जो पॉलिसी बनाई गई थी, उस पॉलिसी के तहत। तो उस पॉलिसी के तहत क्या ये रिहाई हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, इसके लिए गुजरात सरकार ने कमेटी बनाई और कमेटी ने जो है वो एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई किया जा सकता है रिहाई को, और ये रिहाई हुई है। लेकिन रिहाई जो हुई है उससे पहले की कहानी यहां से शुरू होती है, गोधरा कांड से। ठीक, ये पॉइंट थोड़ा सा मिसिंग हो रहा था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो फिर से वहीं आते हैं, 27 फरवरी 2002 को दंगा होता है और दंगे के बाद वहां पर भगदड़ मचती है, और इसमें जो जिनको लगता है कि यहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है, वो अपनी जगह को छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। इसी में से बिलकिस का परिवार भी है। अब बिलकिस उस समय 21 साल की है, 21 ईयर की है, और साथ ही साथ 5 माह की प्रेग्नेंट भी है, यानी कि गर्भवती भी है। और उस समय बिलकिस जो है उसके पास में 3.5 साल की उसकी एक बेटी भी है, और अपने परिवार के तमाम सारे सदस्यों के साथ में वो सेफ जगह पर जा रही है। ठीक है, पूरे कुनबे के साथ जो है वो सेफ जगह पर जा रही है। 28 फरवरी आप देख सकते हैं, ये वो दिन है जो गोधरा कांड के ठीक अगले वाला दिन है। ये राधिकापुर जो गांव है वहां की रहने वाली है, और राधिकापुर गांव जो है वो दाहेड़ जिला में पड़ता है, गुजरात में। और वहां से इसी डिस्ट्रिक्ट के दूसरे गांव छप्परदाड़ में वो जा रही थी। तो रास्ते में उधर से कुछ 20-25 लोग जो हैं, 18-20 लोग जो हैं, उन लोगों ने इनकी गाड़ी को रुकवाया, और रुकवा करके जब ये पता चला कि ये दूसरी कम्युनिटी के हैं, क्योंकि दंगा जो है कम्युनिटीज के बीच में चल रहा था, सांप्रदायिक दंगा था, तो जब विशेष संप्रदाय का देखते हुए इसमें जब हमला होता है तो इनके ऊपर लाठी से और तलवार से काफी तेजी से हमला होता है, जोरदार हमला होता है, लूटपाट होती है। तो ये दंगों में बहुत ज्यादा हुआ उस समय। तो उसमें से एक पीड़ित परिवार ये भी था। तो ये अगले दिन की बात है, 20-25 लोगों ने करीब तगड़े तरीके से हमला किया, और हमले में लाठी डंडे से और जो तलवार वगैरह थे उससे जो है चोट पहुंचाई। इसके अलावा लूट भी हुई, और इसके अलावा इनके परिवार की जो महिलाएं थीं, इंक्लूडेड बिलकिस, इन सब के साथ जोर जबरदस्ती करी गई, और बेहद शर्मनाक जो है घटनाएं घटित करी गई इनके साथ। मसलन बलात्कार किया गया, मारपीट की गई, और इस बुरी तरीके से करी गई कि ये जो बिलकिस है ये बुरी तरीके से बेहोश हो गई। मतलब इनके साथ फिर क्या क्या हुआ, ये काफी देर तक, तकरीबन 3-3.5-4 घंटे तक ये बेहोश रही इस दुर्घटना के बाद। इसमें जिन लोगों को ये पीड़ित किया गया उसमें उसकी मां भी शामिल है, और उसके परिवार की 3 महिलाएं भी हैं। लगभग 4 से 5 महिलाएं हैं जिनके साथ ये बलात्कार और जोर जबरदस्ती करी गई और ये दुष्कृत्य किया गया। परिवार में लगभग 17 लोग थे, उनमें में से 8 लोग इस घटना में मारे गए, और लगभग 6 लोग जो है वो मिसिंग हो गए। अब जो बचे थे उनमें में से मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो एक तो ये खुद तो बिलकिस बची है। इसके अलावा इसकी जो 3.5 साल की बेटी जो है वो बची हुई है, और एक आदमी और बचा है। अब ये इतनी ज्यादा बेहोश हो गई थी कि इसे कुछ मालूम ही नहीं था, लेकिन जब इसे होश आया तो इसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे, निर्वस्त्र थी। फिर किसी तरह वो गांव में छुपते छुपाते पेड़ों और झाड़ियों का सहारा लेते हुए
वो किसी जगह पर जाती है तो वहां किसी गांव की आदिवासी महिला ने इसको निर्वस्त्र तौर पर देखा जब ये पानी पी रही थी। फिर उसी ने इसको कपड़े वगैरह दिए और उसी की सहायता से और एक होमगार्ड की सहायता से नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन था लिमखेड़ा में उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में वो अपनी चार्जशीट जो है वो दर्ज कराने गई। तो चार्जशीट यहां पर ये दाखिल करी जा रही है इस जगह पर। अब चार्जशीट दाखिल करने में एक नाम यहां पर आता है सोमाभाई गोरी का। ये उस पुलिस स्टेशन का हेड कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल। इस हेड कांस्टेबल ने जब इस सारी कहानी सुनी तो इसने क्या किया, सबूतों को छुपाया, मतलब सही तरीके से जो मामला दर्ज किया जाना चाहिए था वो मामला नहीं दर्ज किया। इसके अलावा जो है इसकी सहायता करने की बजाय इसको सहायता न दे करके इसे जो है जो उस समय गोधरा कांड का जो राहत कैंप था उस राहत कैंप में भेज दिया गया। और इस दौरान जो भी सबूत वगैरह थे, जहां जहां जो चीजें हुई थी उसको छुपाने का कार्य इन्होंने जो है किया, ऐसा सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा। तो बिल्किस जो है अब गोधरा कैंप में चली गई यहां से। अब ये जो मामला है इसको समझने के लिए ये सारे जो मैप्स हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं, या की पॉइंट्स हैं वो आपको समझा रहा हूं। तो गोधरा कैंप में जब ये चली गई तो वहां पर भी कोई विशेष सहायता नहीं हुई, हालांकि वहीं पर इसका जो है इलाज हुआ पहले तो, और वहीं पर इलाज के दौरान इसकी मेडिकल टेस्टिंग भी हुई। हालांकि ये जो मेडिकल टेस्टिंग है इसको भी सही तरीके से नहीं किया गया, मतलब इसमें भी पक्षपात किया गया, इसमें भी तथ्यों को छुपाया गया। यहां तक कि जो परिवार के सदस्य मारे गए थे उनका जो पोस्टमार्टम हुआ था उस पोस्टमार्टम को भी सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया था, अर्थात उसमें भी मामले को छुपाया गया। ये सब चीजें जांच में आती हैं, तब आती हैं जब सीबीआई इसकी जांच करती है, और सीबीआई इसकी जांच तब करती है जब ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसमें इंटरफियर करता है सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर के। अदरवाइज तो इसके ऊपर कोई मामला ही नहीं चल रहा था इतनी बड़ी घटना के ऊपर। हालांकि घटना तो उससे पहले बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन ये भी एक असीम कष्ट वाली जो घटना है उसको नजरअंदाज करते हुए यहां पर देखने को मिल रहे थे लोग। लेकिन एनएसआरसी का जब इंटरफियर हुआ और सुप्रीम कोर्ट का जब इंटरफियर हुआ तो सीबीआई को मामला जो है वो पहुंचाया गया, और सीबीआई ने तथ्यों की पूरी जांच करी। और यहां तक भी मामला नहीं रुका। जिस समय सीबीआई में ट्रायल चल रहा है, सीबीआई कोर्ट्स में और ये सब जगहों पर, तो उस समय बिल्किस और उसके परिवार वालों को धमकी दी जा रही है कि तुम अपना ये वापस ले लो, नहीं तो तुमको जो हम मतलब उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। और इस दौरान जो है ये डिसीजन लिया गया कि मामला जो है वो गुजरात से ट्रांसफर करके कहां ले जाया जाए, महाराष्ट्र ले जाया जाए। तो वहां पर फिर आगे इसकी सुनवाई हुई। अब जो सुनवाई होती है उसमें सीबीआई जो अपनी जांच में जो तथ्यों को सामने लाता है वो सीबीआई ये कहती है कि पहली बात तो इसकी जो शारीरिक जांच हुई है, मेडिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं, शारीरिक जांच जो हुई है वो जांच की रिपोर्ट सही नहीं है। दूसरा, जो मृत व्यक्ति हैं उनका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना जघन्य अपराध किया गया था कि मरे हुए जो लोग थे उनके स्कल जो है वो बॉडी से अलग कर दिए गए थे, जिससे कि बॉडी की पहचान ही न की जा सके कि किसके परिवार के हैं। तो जो मृत व्यक्ति थे उनके साथ ये काम किया गया है, ये भी बात इसमें कही गई। और ये भी बात कही गई कि जो पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम जो हुआ है उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सही नहीं आई है। मसलन तमाम जगहों पर हेड कांस्टेबल का भी नाम लिखा गया कि यहाँ पर सबूत छुपाए गए हैं, और इस तरीके से ये मामला जो है पूरा सीबीआई ने सामने रखा। तो अब जनवरी 2008, अब देखिए ये सब करते कराते जनवरी 2008 हो गया। 2002 का मामला जो है कहां तक पहुंच गया, 2008 तक पहुंच गया, इतना बड़ा जघन्य अपराध होने के बाद भी। हालांकि जनवरी 2008 में सीबीआई की जो विशेष अदालत है उसने इन सब चीजों का दोषी मानते हुए ये जो तकरीबन 20-22 लोग थे, इनमें में से करीब 6 या 7 लोग ऐसे थे जो मतलब जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाए, एक की मृत्यु हो गई, और 11 लोग जो थे वो अपराधी घोषित हुए। कितने लोग अपराधी घोषित हुए? 11 लोग। और इन्हीं 11 लोगों को आजीवन कारावास मिला। इन्हीं 11 लोगों को क्या मिला? आजीवन कारावास मिला। अब इस आजीवन कारावास के बारे में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस दौरान क्योंकि सारी चीजें हुई तो सजा हुई, और सजा के साथ साथ जो बिल्किस है उसको परिवार को कंपनसेशन दिया गया। कंपनसेशन जो है वो गुजरात सरकार की तरफ से
गुजरात सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का दिया गया, जिसे बिल्किस ने अनएक्सेप्ट कर दिया कि नहीं लेना है हमें। और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर से अप्रैल 2019 में 50 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला, 50 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला, जिसको फिर बिल्किस ने एक्सेप्ट किया। यानी कि सही तरीके का कंपनसेशन भी नहीं दिया गुजरात सरकार ने उस समय। तो ये भी एक मामला देखने को मिल रहा है। अब यहां पर हम थोड़ा समझ लेते हैं लॉ ऑफ परमिशन का मामला क्या है, क्योंकि अब ये जो 11 लोगों को सजा हुई, 11 लोगों को जो सजा हुई, ये सजा क्या थी? आजीवन कारावास की। आजीवन कारावास कब हो रही है? 2008 में। अभी क्या चल रहा है? 2022। तो लगभग जो है 14 साल हो गए। क्या हो गया? लगभग जो है कितना हो गया? 14 वर्ष। अब ये 14 वर्ष वाला मुद्दा आपको थोड़ा ध्यान से याद रखना है। यहीं पर ही सारा गेम है, इसी जगह पर ही सारा गेम है। 2008 में इनको जो है सजा दी जाती है और अब 2022 है, 15 अगस्त 2022। अब छूट जो है वो इसी आधार पर दी गई है, लेकिन छूट के बारे में पहले हम समझ लें कि जो भी सजा होती है, सजा जो होती है, सजा में संविधान में अगर हम देखें तो 2 संवैधानिक बड़ी इकाइयां हैं जिनको किसी भी व्यक्ति के मामले में सजा में छूट देने का अधिकार है, और एक है वो माननीय राष्ट्रपति और एक होते हैं वो राज्यों के माननीय राज्यपाल। राज्यपाल के पास में मृत्युदंड की सजा जो होती है उसको रिमीट करने का या फिर उसको कम करने का क्षमादान की शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति के पास में मृत्युदंड सहित अन्य सजाओं को कम करने की शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास में जो ये पावर है ये आर्टिकल नंबर 72 से आती है, और राज्यपाल के पास जो ये पावर है आर्टिकल नंबर 161 से आती है। परंतु मसला तो यहां पर यह है कि ये काम राज्य सरकार ने किया है, इसमें राज्यपाल का नाम नहीं आ रहा है। राज्यपाल ने इन लोगों को नहीं मुक्त किया है, राज्य सरकार ने मुक्त किया है। तो मुद्दा ये बचता है कि जब हमारे पास में आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के तहत ये शक्तियां इन दोनों को मिली हैं, तो फिर ये मुद्दा आ जाता है कि फिर ये राज्य सरकार को कैसे पावर मिल गया। तो राज्य सरकार को पावर मिलने का संवैधानिक जो सोर्स है वो राज्यपाल का, राज्य सरकार जो है उसको मिलने का जो संवैधानिक सोर्स है वो 7वीं अनुसूची का राज्य का विषय, जो कि प्रिजन जो है, वो जेल जो है, वो किस में आता है? वो राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। और क्योंकि राज्य के विषय के अंतर्गत आता है इसलिए राज्य इसमें इंटरफियर कर सकता है। अब राज्य जब इंटरफियर कर रहा है तो यहां पर हमको सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो होते हैं उनकी कुछ धाराओं को देखना पड़ेगा। और उनकी किन धाराओं को देखना पड़ेगा? उनमें सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 432 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें राज्य सरकार के पास में सजा को कम करने का अधिकार होता है। किस मामले में? ये भी मृत्युदंड वगैरह के मामले में नहीं। ये जो जैसे सजा है, जैसे आजीवन कारावास हुआ है, तो इस आजीवन कारावास की सजा को कम करने का अधिकार यहां पर सीआरपीसी की धारा 432 में मिलता है सरकारों को। कई बार इसका उपयोग और दुरुपयोग होते हुए देखने को मिलता है। तो क्या इसके उपयोग और दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए कोई नियम नहीं है? तो पता चलेगा कि इसके लिए एक नियम है, और वो नियम क्या है? सीआरपीसी की धारा 433A, 433A। 433A जो है ये 432 की जो धारा है, 432 की जो धारा है, इस पर कुछ नियंत्रण करती है। नियंत्रण किस प्रकार से करती है? मसलन इसमें यह कहा गया है कि मान लेते हैं कि सरकार अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास को कम करना चाह रही है, तो इसके लिए आवश्यक है कि उसने कम से कम 14 वर्ष अपनी सजा काट ली हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 14 वर्ष वाला क्या मुद्दा है। ठीक है, वो मुद्दा यहां से आता है सरकार के विषय के अधिकार से, और इसमें ये रोक लगाई गई है कि आजीवन कारावास जो है, मतलब ये भी इसका एक दूसरा रूप कहा सकता है कि अगर ये वाला एक्ट ना होता तो शायद 15 अगस्त 2022 से पहले भी वो लोग रिहा हो सकते थे। इसको सीधे तौर पर ये समझते हैं, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ है और उसने केवल 10 या 12 वर्ष तक जो है सजा काटी है, तो क्या राज्य सरकार उसे रिहाई दे सकती है? नहीं दे सकती है।
14 वर्ष या उससे ऊपर की सजा काट ली है तो फिर राज्य सरकार इसमें एक्टिव हो सकती है, और अगर अपील करी गई है तो उस अपील पर विचार किया जा सकता है। यही चीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और आपने अक्सर सुना होगा कि तमाम सारे जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, खासकर 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर किसी महत्वपूर्ण महापुरुष की जयंती वगैरह जब होती है, तो राज्य सरकारों की तरफ से कुछ अगर सजा थोड़ी बहुत बची रह गई है तो उसको जो है माफ करके उसकी रिहाई कर दी जाती है। जैसे मान लेते हैं किसी को 20 साल की सजा हुई है, किसी ने 18 साल पूरे कर लिए तो 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, 5 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। उसी तरीके से ये भी एक अधिकार है। तो मौका कौन सा था? 15 अगस्त का मौका जो है वो कौन सा है? 15 अगस्त आजादी का मौका है, और इसी में इन 11 लोगों को आजाद किया गया है। अब ये आजाद एकदम से 15 अगस्त को नहीं कर दिया गया। इससे पहले जो है इन कैदियों की तरफ से जो है अपील दायर करी गई है। अपील किसने दायर करी है, क्यों करी है, उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो जरा देखिए। मैंने कहा ना, विशेष मौकों पर सरकारें क्या कर सकती हैं? रिहाई कर सकती हैं। और कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये विशेष रिमिशन जो है उसके कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें जो हैं विशेष रिमिशन को, यानी कि विशेष छूट को जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें यह कहा गया कि इसमें महिलाएं हैं, अगर मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी आधी सजा काट ली है, किसी व्यक्ति ने अपनी आधी सजा जो है वो काट ली है, तो उसे रिहाई दी जा सकती है। अगर कोई महिला है या फिर ट्रांसजेंडर है, तो इसने ये अगर 50 साल के हो गए हैं तो इनकी भी जो शेष सजा है वो माफ करी जा सकती है। अगर पुरुष हैं और अगर ये 60 वर्ष के हो गए हैं तो इनकी भी शेष सजा क्या करी जा सकती है? माफ करी जा सकती है। ये सब चीजें जो है वो नई गाइडलाइंस में यहां पर कही गई। तो आधी सजा का मसला भी इसमें आ गया। तो ये भी एक सोर्स है, ये भी एक पावर है जिसके कारण जो है ये किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस आई इसमें। अब ये जो 11 लोग थे, इन 11 लोग में एक व्यक्ति है राधेश्याम शाह। और राधेश्याम शाह जो है इसने लगभग 15 वर्ष 4 माह की जो जेल है वो काट ली है। और इसने सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी कि साहब हमको जो है वो प्री मैच्योर रिमिशन दिया जाए। प्री मैच्योर रिमिशन का मतलब जो सजा अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन उससे पहले हम अगर अपील कोई व्यक्ति करता है तो उसकी अपील अगर कंसीडर होती है तो उसे सजा में छूट दे दी जाती है। तो उस छूट के लिए इसने याचिका दायर करी। जब ये छूट के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उस बेंच ने ये गुजरात सरकार की ओर किस तरीके से कहा कि गुजरात सरकार स्टेट 1992 रिमिशन पॉलिसी, जो गुजरात सरकार की पॉलिसी है, गुजरात की स्टेट्स 1992 रिमिशन पॉलिसी के तहत इसमें गुजरात सरकार को इस पर जो है निर्णय लेना चाहिए और इसके लिए कमेटी का गठन करके अगर ये पात्र पाया जाता है या योग्य पाया जाता है उनकी दृष्टि में तो आप इसकी सजा को माफ कर सकते हैं। तो गोधरा की जो सब जेल में जो कैदी हैं उन कैदियों में से कौन सा कैदी है? राधेश्याम शाह की तरफ से ये चीज दायर करी गई और फिर ये देखा गया कि बाकी लोग जो हैं वो भी 14 साल की सजा पूरी कर चुके हैं, वो भी लोग जो है अपनी 14 साल की सजा पूरी कर चुके हैं। तो इसलिए ये मामला एक से बाकियों में भी ट्रांसफर हो गया। अब हम थोड़ा सा यहां पर स्टेट्स 1992 रिमिशन पॉलिसी के ऊपर अगर हम जाते हैं तो इस पॉलिसी के तहत अगर हम देखें तो इसे जो है क्या किया गया, इसे जो है इसके अनुसार जो है ये छूट जो है सरकार दे सकती थी। लेकिन हुआ यूं कि 1992 की इस पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ दोष होने के कारण, इस पॉलिसी में दोष होने के कारण इस पॉलिसी को रद्द कर दिया था 2012 में। कब रद्द कर दिया था? 2012 में। अब क्योंकि 2012 में स्टेट्स 1992 रिमिशन पॉलिसी को रद्द कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें कुछ दोष लगे थे, तो फिर वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने इसी पॉलिसी का रेफरेंस देते हुए गुजरात सरकार को इस पर निर्णय लेने के लिए क्यों कह दिया? यह अधिकार अब कहां से आ गया? यह मामला कैसे बनता है? हालांकि उस पॉलिसी में 2014 में इस पॉलिसी को रिन्यू करके फिर से सरकार जो है लेकर के आई।
तो स्टेट्स 1992 रिमिशन पॉलिसी जो है वो अब जो है वो 2014 में नए रूप में आई। तो फिर रेफरेंस जो है वो 2014 का देना चाहिए था, 1992 वाला क्यों दिया गया है? उसका रीजन ये है कि जो ये बिल्किस बानो मामला है ये कब का है? 2002 का। और 2002 में 1992 की जो रिमिशन पॉलिसी है वो एक्टिव थी, इसलिए जो उस समय सजा हुई है, सजा कब हुई है? 2008 में। सजा कब हुई है? 2008 में। तो 2002 की तरफ से देख लें या फिर 2008 की तरफ से देख लें, दोनों ही की तरफ से 2012 बाद में आएगा और इस आधार पर रिमिशन पॉलिसी 1992 वाली जो है वो एक्टिव रहेगी। और इसीलिए सरकार जब उन कैदियों को छूट देगी, यानी वो होता है ना जिस समय हमने कृत्य किया है उसी समय के कानून के अनुसार हमें सजा या छूट मिलती है, तो उस समय ये पॉलिसी एक्टिव है, इसलिए इस पॉलिसी का इस्तेमाल वर्तमान समय में फिर कर लिया गया, जबकि अब जो है वो 2014 की पॉलिसी आती है। आई होप को आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और इस पॉलिसी के तहत क्या किया गया, फिर से अब जब ये सब रिकमेंडेशंस जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गए, ये अभी हाल ही की बात है, इसी साल की बात है। इसी साल राधेश्याम ने अपील करी है और इसी साल 13 मई 2022 को बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए इस पॉलिसी के तहत। और इसी साल आपने देखा कि 15 अगस्त 2022 को ये जो 11 लोग हैं वो रिहा हो गए। ठीक है, अब बात समझ में आई। अब ये जो आपको मैंने रिहाई नीति समझाई, ये रिहाई नीति यही है जो लास्ट मैंने आपको समझाई है 2002 वाली। अब अब इस पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए रिहाई जब हो गई है, तो इसी रिहाई के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी गई है। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा है कि हम इस मामले को देखेंगे कि क्या है ये। मतलब ये नहीं कहा है कि हम देखेंगे ही, बात समझ रहे हैं? मतलब कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, अभी ये डिलेमा में है। कंसीडर करने के बाद उसकी जांच करेंगे और जांच करने में सही पाया जाएगा तो फिर से इन्हें सजा हो सकती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि इस पर जो है जो भी कानूनी प्रावधान है वो लिए जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि बिल्किस बानो केस की टाइमलाइंस किस तरीके से रही हैं, इससे संबंधित किस प्रकार की न्यायिक प्रणाली जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, और आगे फर्दर अब बिल्किस बानो और उनके पक्ष को जो है वो किस तरीके से आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका है। इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट और उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो आगे इसको देखेंगे या नहीं देखेंगे, और देखेंगे तो क्या डिसीजन देंगे, ये अभी चर्चा का विषय रहेगा जब इस पर कोई कार्यवाही होगी। और जब इस पर कार्यवाही होगी, जब चर्चा होगी, तब हम फिर से लेकर के आपके सामने इसको उपस्थित होंगे और आप सभी तक इस पर इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस है उसको फिर से एक बार डिस्कशन करके चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान अगर आप इस लेक्चर की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, और अन्य किसी प्रकार की सलाह सहायता के लिए आप हमसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। आपका समय शुभ हो, इसी उम्मीद के साथ आज लेते हैं हम आपसे अलविदा। फिर मुलाकात करेंगे किसी दूसरे मुद्दे की बाद में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।